वेलकम मित्रों, गुड मॉर्निंग। हिंदी साहित्य की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पहली जो क्लास थी हिंदी साहित्य की, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर हमने चर्चा की थी। और आज आदिकाल शुरू करने के पूर्व, नेक्स्ट क्लास हमारी आदिकाल की होगी, तो आदिकाल शुरू करने के पहले हम दो समस्याओं पर चर्चा करना चाहेंगे। पहली जो समस्या आती है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या, और दूसरी जो समस्या होती है वो है नामकरण की समस्या। दो समस्याएं बिना सुलझाए काल विभाजन या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन संभव नहीं था, क्योंकि काल विभाजन भी जरूरी था और नामकरण भी जरूरी था, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन हुआ है। तो इस क्लास में हम ये काल विभाजन की समस्या का समाधान करेंगे या इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नामकरण की समस्या जो है इसके बारे में, जैसे आदिकाल के नामकरण की जो समस्या है वो आदिकाल का जब हम अध्ययन करेंगे, आदिकाल का प्रारंभ करेंगे, आदिकाल की जब क्लास होगी तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। भक्त काल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सब सारे विद्वान एक मत से सहमत हैं। लेकिन रीतिकाल में थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो उसको जो है हम रीतिकाल का जब अध्ययन करेंगे तब उसको वहाँ सुलझा लेंगे। और आधुनिक काल में भी, लगभग आधुनिक काल में, चूँकि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक परंपरा के रूप में जब स्थापित हो गया, तो आधुनिक काल के विभाजन की और इसमें चूँकि स्पष्ट प्रवृत्तियों को लोगों ने, विद्वानों ने बहुत गहराई से, चेतना थोड़ी अधिक हो गई थी, तो गहराई से इसका विभाजन उन्होंने कर लिया था। नामकरण भी उपयुक्त तरीके से किया गया है, तो इसमें समस्या नहीं है। आधुनिक काल में जो समस्याएं हैं नामकरण की समस्या में, रीतिकाल और आदिकाल में है। थोड़ी बहुत जो समस्याएं उसको हम कर लेंगे। प्रवृत्तियां आदि की जब हम उन क्लासों को भक्तकाल, रीतिकाल या आदिकाल का पढ़ेंगे तो उनकी प्रवृत्तियां आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे काल विभाजन की समस्या, हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्या। अगर आपने स्टडी विद शरण IAS को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमने देखा है कि यूट्यूब चैनल पे जितने भी हैं सारे केवल झुंझुना पकड़ाते हैं आपको, थोड़ा बहुत जो उनके बेस्ट पोर्शंस होते हैं उसको दिखा करके आपको इतना लालच दिलाते हैं कि आप उनके PDF लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, और उनके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इस तरह से करिए ताकि जो है उनकी अर्निंग हो सके। लेकिन मैं यहाँ पर पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि सारी क्लासेस, सारी सिलेबस, अगर हिंदी साहित्य मैंने शुरू किया है तो हिंदी साहित्य का सिलेबस पूरा कंप्लीट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, उसको समय समय पर अपडेट कर सकूं। हिंदी साहित्य के अलावा अगर हिस्ट्री की क्लास कोई देखना चाहे तो हिस्ट्री क्लास भी इसमें आपको मिल जाएगी। और हिस्ट्री से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्लासेज हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास, ये सारी क्लासेज आप यहाँ पर पा जाएंगे और पूरी पाएंगे। यहाँ पर आधी अधूरी कोई चीज़ नहीं होगी। आप विश्व इतिहास, इसमें हम क्लास ले रहे हैं। विश्व इतिहास में हमने 2 पोर्शन कवर किया है। एक तो रूस का विघटन, और उसको हमने रूस यूक्रेन समस्या से जोड़ के भी देखा है, जो एक आपको नई दृष्टि देगा अगर परीक्षा में लिखना चाहेंगे। और दूसरी जो है हमने यहाँ पर उसकी चर्चा की थी हिंदी साहित्य हिस्ट्री में, औद्योगिक क्रांति कारण वो ब्रिटेन में क्यों हुई, इसकी चर्चा हमने की थी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपके कोई मित्र अगर हिंदी साहित्य हिस्ट्री लेकर तैयारी करना चाहें, आप भी सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो विश्व इतिहास या इतिहास से संबंधित क्वेश्चन GS में फर्स्ट पेपर में आता ही है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन की समस्या। काल विभाजन की समस्या शुरू से ही थी। जो शुरुआती विद्वानों ने लिखा उन्होंने काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। जैसे पहले जो थे, पहले कौन थे? गारसादा। पिछले हमने जो पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, तो उसमें गारसादा तासी, ये फ्रेंच विद्वान थे। गारसादा तासी, इन्होंने अपनी पुस्तक, फ्रेंच पुस्तक लिखी थी, इस्तवार दा लित्वारुर एंदोई हिंदुस्तानी। तो उसमें इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था, काल विभाजन नहीं। ठीक। इसी तरह से दूसरा जो प्रयास किया, इसमें जो दूसरा प्रयास किया गया शिव सिंह सेंगर द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर द्वारा। इन्होंने कोई प्रयास काल विभाजन का, इन दोनों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। एक तरह से जो विवरण दिए उन्होंने कवियों के, इनके अल्फ़ाबेट के आधार पर दिए, और प्रवृत्तियां आदि जो है, ये जो विवरण है थोड़े बहुत। लेकिन इस मामले में है कि इन्होंने गारसादा तासी का जो मूल माना जा सकता है कि इन्होंने एक साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की एक कोशिश की।
उस कोशिश के लिए इनका अमूल्य योगदान माना जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण है, तीसरा है ग्रियर्सन। जॉर्ज कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन या हिंदी साहित्य, हिंदुस्तानी भाषा, एक यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको भारतीय भाषाओं की समझ विकसित करने के लिए इन्होंने ठान ली थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके प्रशिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता था। तो उन्होंने इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र आदि के द्वारा इन्होंने प्रयास किया था। तो इस जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो प्रयास किया, उसमें इन्होंने जो काल विभाजन का सबसे पहले तार्किक और वैज्ञानिक प्रयास किया। तार्किक प्रयास, एक पूरी तरह वैज्ञानिक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन तार्किक प्रयास है। आप एक कालखंडों में बांटने का हिंदी साहित्य को प्रयास किया। इन्होंने 11 कालखंडों में बांटा। कितने? 11 कालखंडों में ग्रियर्सन महोदय ने कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया। 11 कालखंडों बांटा। लेकिन वैज्ञानिक और तार्किक इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने कई राजनीतिक रूप से जो टर्मिनोलॉजी थी या शब्द लिए, राजनीतिक शब्दों के आधार पर राजनीतिक रूप से इसको बांटने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कंपनी के शासन का हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। दूसरा इन्होंने कहा विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक इसी तरह से अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इन्होंने जायसी का प्रेम काव्य, या तुलसीदास। इसी तरह से इन्होंने 11 भागों में अपने इतिहास को बांटा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक और तार्किक रूप से इन्होंने नहीं किया, लेकिन कालखंडों में बांटने का हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आधार इन्होंने मुहैया कराया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक विभिन्न कालखंडों में डेवलप हुआ है और उन कालखंडों के आधार पर इसका विभाजन किया जाना चाहिए। तो इसी के आगे, इसी के बाद मिश्र बंधु कौन आए? मिश्र बंधु आए। इसके बाद मिश्र बंधु देखिए, मिश्र चौथा प्रयास जो किया मिश्र बंधु ने, इन्होंने 8 भागों में यानी 5 भागों में बांटा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, मिश्र बंधु विनोद इनकी बुक थी, और इसमें इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में प्रारंभिक जो 2 भाग थे, 3 भाग थे, इसमें 2-2 भाग कर दिए, और इस तरह से प्रारंभिक 3 भाग में 6 भाग हो गए और 2 और थे, यानी 8 भागों में कुल कितने हो गए? 8 भाग। यानी पहला अगर देखा जाए तो पहला इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल या प्रारंभिक काल, सॉरी पूर्व मध्यकाल नहीं बल्कि पूर्व आधुनिक काल या आरंभिक काल कह सकते हैं। कौन सा है? आरंभिक काल। आरंभिक काल। दूसरा इन्होंने किया माध्यमिक काल। क्या किया? माध्यमिक काल। और तीसरा इन्होंने अलंकृत काल। और चौथा इन्होंने किया परिवर्तन काल। और पांचवा इन्होंने किया, क्या किया? पांचवा था इनका वर्तमान काल। क्या था? वर्तमान काल। अब इसमें पहले में हमने जैसे बताया कि 2-2 इन्होंने कर दिया, 2-2 भाग किया इन्होंने। जैसे आरंभिक काल में पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, और इसमें उत्तर आरंभिक काल। इसी तरह से इन्होंने माध्यमिक काल में भी किया, पूर्व माध्यमिक काल और
उत्तर माध्यमिक काल। उत्तर माध्यमिक काल। इसी तरह से आगे इन्होंने किया, इसकी स्याही थोड़ी कम हो गई है इसको, तो इसको जो है अलंकृत काल इसके बाद इन्होंने कहा। ये सारी उत्तर माध्यमिक काल नहीं था, ये मैं बताता हूँ इसमें क्या था। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ काल कह सकते हैं, प्रौढ़ माध्यमिक काल कह सकते हैं उसको। ये था प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको मिटा देते हैं। ये था प्रौढ़ माध्यमिक काल। क्या था ये? प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसके बाद है अलंकृत काल। अलंकृत काल में हमने दो काल किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल मतलब बीच का जो फेज होता है, रीतिकाल और वर्तमान काल के, आधुनिक काल के मध्य जो परिवर्तन का फेज होता है, इसको भी इन्होंने इसमें समेटा, परिवर्तन काल कहा, संक्रमण फेज को। तो इस तरह से इन्होंने एक, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी तार्किकता कम है, यहाँ थोड़ी तार्किकता बढ़ जाती है, और इन्होंने थोड़ा सा अधिक प्रयास किया, अधिक रूप से प्रयास किया इसको अच्छे से करने का। अब आते हैं मिश्रबंध चौथे, और पांचवें आते हैं अब रामचंद्र शुक्ल जी। कौन आते हैं? रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या को पूरी तरह सुलझा दिया। थोड़े बहुत विवाद रहे जो बाद में चलते रहे, और थोड़े बहुत तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा आधार दिया, एक ऐसा जो 900 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास था, 900 वर्षों के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांट करके सटीक ढंग से प्रवृत्तियों के आधार पर या उसके सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, कवियों के आधार पर इन्होंने एक अलग व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और एक सटीक काल विभाजन दिया हिंदी साहित्य को, जिसका जो परिपालन है, जिसका अनुकरण है, जिसके आधार पर हिंदी साहित्य लिखा गया, और आज भी अधिकतम सभी विद्वान लगभग उसी का अनुसरण करते हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आगे भी व्यवस्था चलती रही। तो उनका जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन था, उसमें था उन्होंने पहले काल को बांटा। 900 वर्षों के इतिहास में पहला काल जो था इनका, कौन सा था? पहला काल था वीरगाथा काल। क्या था? वीरगाथा काल। दूसरा था भक्ति काल। तीसरा था रीतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल। यहाँ पर वीरगाथा काल को उन्होंने टाइम दिया 1050 संवत 1050 से 1375 तक। इस भक्ति काल के उन्होंने समय दिया संवत 1375 से 1700 तक। इसी तरह से रीतिकाल को उन्होंने जो समय दिया संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल को संवत 1900 से अद्यतन आज तक। इस तरह से इन्होंने काल विभाजन का आधार ही दिया। इसमें थोड़े से परिवर्तन के साथ जो अगला काल विभाजन दिया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ मिटा दे रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन का अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने नामकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया और थोड़ा टाइम शिफ्ट किया। दो चीज़ें उन्होंने परिवर्तित की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का छठा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें इन्होंने दो चीज़ें की। पहला इन्होंने
किया कि वीरगाथा काल को, वीरगाथा काल को क्या कहा, दो चीज़ें इन्होंने बदली। वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, इन्होंने आदिकाल कहा, और दूसरी चीज़ें जो 1375 है 1400, यानी थोड़ा सा इन्होंने आदिकाल को आगे शिफ्ट किया, और आदिकाल को जब आगे शिफ्ट किया तो भक्तिकाल थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। बस है इतना इन्होंने परिवर्तन किया। जैसे पहला इन्होंने कालखंड था आदिकाल, पहले काल को आदिकाल। आदिकाल क्यों कहा, इसका हमने बताया कि नामकरण की जब चर्चा करेंगे तो आगे करेंगे। आदिकाल के अध्ययन के समय इसका समय इन्होंने दिया 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक। दूसरा इन्होंने दिया भक्तिकाल, इसका इन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तीसरा इन्होंने दिया रीतिकाल, यहाँ पर इन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा। ये इन्होंने अक्सर जो है ये आता है प्रश्न जो है, तो इसमें इन्होंने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा, पूर्व मध्यकाल, और ये रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, ठीक। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल का समय जो है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और चौथा जो आधुनिक काल था ये 1900 से अद्यतन, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें और इसमें बहुत अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी ये थोड़ा 1375 से 1400 में शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, इससे भक्तिकाल भी थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ है। और दूसरी जो समस्या है, ये दूसरा जो चेंज हुआ है उसमें ये नाम का जो वीरगाथा काल आदिकाल हो गया है। इन दोनों समस्याओं के साथ बाकी उन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रामचंद्र शुक्ल जी के पैटर्न को ही अपनाया है, उनके काल विभाजन को ही अपनाया है। अब यहाँ तक तो काल विभाजन हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये 900 साल का काल विभाजन जो है यहीं पर इसको ख़त्म नहीं होता है। हम जब आधुनिक काल में आते हैं तो जो प्रवृत्तियाँ हैं 300 साल पे बदलती हैं। यहाँ देखते हैं हम कि 1000 से 1400, 1400 से 1700 यानी भक्तिकाल, फिर रीतिकाल 1700 से 1900, मतलब 200-300 साल में जो प्रवृत्तियाँ बदल रही थी वो अब आधुनिक काल में हर 10-15 साल में प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं। क्योंकि लोगों को चेतना आती है, नई संवेदना आती है, लोगों के संबंध जटिल होते हैं, और उन जटिलता के कारण जो साहित्य, समाज साहित्य का दर्पण होता है, साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य क्या करता है, उन प्रवृत्तियों को दर्शाता है। और ऐसी प्रवृत्तियां समाज के निरंतर तेजी से होते परिवर्तन के कारण ये प्रवृत्तियां 10-10, 15-15 साल में बदलती हैं। इसलिए बिना आधुनिक काल के अलग विभाजन किए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का काम पूरा नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक काल में कैसे काल विभाजन किया जाना चाहिए, या कैसे किया गया है आधुनिक काल में काल विभाजन। इसको हम मिटा देते हैं पूरा। आधुनिक काल का अगर हम विभाजन करना शुरू करें तो 1850 से शुरू करते हैं, 1850 ईस्वी से आधुनिक काल। हालांकि ये 1900 से लिखा हुआ है, लेकिन 1850 से शुरू करते हैं। पहले 1850, से यानी पहला आता है, आधुनिक काल की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल तो भारतेंदु काल आता है पहले, भारतेंदु काल ये आता है 1850 से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ठीक। दूसरा मान सकते हैं आचार्य द्विवेदी काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, द्विवेदी युग या द्विवेदी काल, या भारतेंदु युग कह सकते हैं, काल नहीं, भारतेंदु युग। फिर द्विवेदी युग ये आता है 1900 से 1918 तक, ठीक। द्विवेदी युग के बाद आता है तीसरा जो युग आता है छायावाद, छायावाद का युग आता है। ये आता है 1918 से 1936 तक ईस्वी तक। इसके बाद चौथा जो युग आता है, छायावाद के बाद क्या आता है, प्रगतिवाद आता है। तो ये
प्रगतिवाद, ये आता है 1936 से 1943 ईस्वी तक। और पांचवा जो आता है प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद ये 1943 से 1951 ईस्वी तक, ठीक। और प्रयोगवाद के बाद आती है नई कविता, पांचवा आती है नई कविता, ये होता है 1951 से 1960 ईस्वी, ठीक। और छठी आती है काल विभाजन में साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता आती है 1960 से आज तक, ठीक। अब ये तो हो गई आधुनिक काल विभाजन, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों भारतीय हिंदू युग को और द्विवेदी युग को छोड़ दीजिए तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इनका समय जो है ये सब जो है क्या होते हैं, काव्य के आधार पर विभाजन है। तो काव्य के आधार पर विभाजन है तो हम जानते हैं कि आधुनिक काल में काव्य से अधिक गद्य की परंपरा का विकास हुआ। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना, इतनी चीज़ों का पूरा विकास हुआ और पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित हुए। आज के समय में इन्हीं का बोलबाला है। काव्य जो है पृष्ठभूमि में चला गया है। काव्य की सुनने के बजाय आज समस्त पेपर आप देख लीजिए, समस्त मीडिया देख लीजिए, समस्त जो है सारी चीज़ें आप काव्य के बजाय गद्य में चल रही हैं। चाहे हिंदी साहित्यिक मतलब वो साहित्यिक हों चाहे ना हो, लेकिन गद्य परंपरा ही आगे बढ़ी, काव्य परंपरा का साहित्य तक सिमट के रह गई है। तो इस आधार पर ये काल विभाजन भी अधूरा है। आगे काल विभाजन जो गद्य का किया गया उनमें भी अलग काल विभाजन किया गया। उसको अगर हम गद्य का काल विभाजन देखें तो उसमें पहले अगर हम देखते हैं, पहला है उपन्यास। उपन्यास के सम्राट कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद। तो इसका जो विभाजन किया गया, पहला किया गया प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग हो गया। दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग उपन्यास में है। और चौथा जो होगा इसमें वो होगा, कौन सा होगा? स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, ठीक। यानी प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, ये हो गया उपन्यास का काल विभाजन। इसके बाद देखते हैं कहानी। कहानी के सम्राट भी आप इन्हीं को मान सकते हैं, किसको? प्रेमचंद को। तो इसका भी विभाजन जो हुआ है इसी तरह हुआ। पहला प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक। इसमें भी अब ढेर सारे विधाएं हैं, जैसे नई कहानी, आ कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, और समानांतर कहानी। इसके अलावा समकालीन कहानी। इस तरह से युगों में इसको बांटा। इसको समय में इनके समय के आधार पर समकालीन कहानी, इनको भी बांट दिया गया है अलग अलग कहानी के युग में। तो इस तरह से कहानी का विभाजन किया गया है। कहानी के बाद विभाजन उनका भी ये नाटक। नाटक के हम जानते हैं नाटक के सम्राट कौन है? नाटक का सम्राट अगर देखा जाए तो कौन है? नाटक के सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद युग पहला हो गया, प्रसाद पूर्व युग, ठीक। दूसरा प्रसाद युग या जयशंकर प्रसाद युग,
और तीसरा हो गया प्रसादोत्तर युग, जो आज तक चल रहा है। ये हो गया, नाटक की बात हो गई। नाटक के बाद निबंध आता है। निबंध के सम्राट कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सब जानते हैं। तो पहला मान लेंगे इसको शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग। दूसरा शुक्ल युग। तीसरा शुक्लोत्तर युग। अब इसमें शुक्लोत्तर युग में विश्लेषणात्मक निबंध है, विश्लेषणात्मक निबंध। दूसरा संश्लिष्ट। तीसरा मनोवैज्ञानिक। इस तरह से तमाम सारी कैटेगरी में इसको निर्धारित किया गया। निबंध के बाद आती है कहाँ, और क्या बचा? नाटक हो गया, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, और लगभग सभी विधाएं हमने देख ली हैं, कोई विधा बची नहीं है। आलोचना एक बची है, तो आलोचना भी इन्हीं शुक्ल के आधार पर हो जाएगी। आलोचना में भी देखते हैं हम कि एक है शुक्ल पूर्व युग। शुक्ल ही आलोचना के मुख्य पुरोधा हैं, तो आलोचना को भी उन्हीं के आधार पर बांटा गया है। तो शुक्ल पूर्व युग, दूसरा शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, और तीसरा शुक्लोत्तर युग। निबंध में भी तमाम सारी मनोवैज्ञानिक निबंध है, ये सब मतलब तमाम सारी जो है निबंधों के आधार पर भी, निबंध को भी इसके आधार पर बांटा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निबंध है, चाहे आलोचना हो, इस तरह से इसका जो विभाजन हुआ है, इस आधार पर हम आधुनिक युग का भी विभाजन कर दिया गया है। तो इस तरह विभाजन की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। विभाजन में कोई समस्या नहीं रह गई। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उनका निराकरण समय समय पर विद्वान करते रहते हैं, और थोड़े बहुत विभेद, कोई भी कितनी भी परफेक्ट या आदर्श स्थिति आ जाए तो थोड़े बहुत विभेद या थोड़े बहुत मतभेद विद्वानों में तो रहेंगे ही रहेंगे, कोई नहीं दूर कर सकता, होना भी चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।